Hello everyone, welcome to Civil Step Himachal. This is the daily previous year question discussion series जो एचएस में पिछले 4 सालों में जब से मेंस का ट्रेंड चेंज हुआ है जनरल स्टडीज में उसमें जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की सीरीज है। दिस इज द फोर्थ लेक्चर फॉर ज्योग्राफी एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द डोमेन एनर्जी। जीएस 3 के अंदर एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन है एनर्जी, जिसको हम ज्योग्राफी के ही अंतर्गत कवर करते हैं। तो एनर्जी के अंदर से हम देखते हैं कि पिछले 4 सालों में 5 सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है और जो सवाल है उस बहुत छोटा सा सिलेबस है जो अभी मैं डिस्कस भी करूंगा और उस सिलेबस में से तकरीबन सवाल आपका क्लिक करेगा। ठीक है, तो रिवॉर्डिंग भी है ये एरिया। इसी तहत हम देखते हैं एनर्जी का सबसे पहले सिलेबस बहुत सिंपल सा है। डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर सच एज हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जनरली इंडिया के अंदर अगर एनसीईआरटी को गो थ्रू करो, ऑल्दो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का दायरा ज्यादा है, लेकिन जनरली नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल से भी कोरिलेट किया जाता है। तो उनकी हम बातें करें क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस भी करनी है, तो उसके अंतर्गत नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूडिंग पॉलिसीज प्रोग्राम रिसर्च बेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसमें करंट इश्यूज के आसपास सवाल आएगा क्योंकि रीसेंट प्रोग्राम्स एंड रिसर्च बेस की बात कर रहे हैं। सेकंड इज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो अभी डिस्कस कर लिया था, रिन्यूएबल क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी। मैक्सिमम सवाल इसी के आसपास आ रहे हैं। लास्ट इज रोल ऑफ एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में क्या इंटरलिंकिंग है उसके ऊपर भी पहले भी सवाल आ चुके हैं। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा जो है कंटेम्परेरी है। आप जो लगातार अखबारों में, करंट अफेयर में, आपने एनवायरमेंट वाले डोमेन में और ज्योग्राफी वाले डोमेन में जिन एरियाज को पढ़ते हो उसी एरियाज के आसपास से सवाल आता है। मूविंग अहेड, 3 सवालों को आज हमने डिस्कस करना है, उनकी लिस्ट है। नंबर फर्स्ट इज लिस्ट द एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, 4 नंबर का सवाल है, सरल है। सेकंड इज डिस्क्राइब द पोटेंशियल एंड लिमिटेशन ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो हाइड्रो पावर येट अनदर रिन्यूएबल एनर्जी है ना, तो इसके ऊपर भी सवाल आया है। सोलर एनर्जी येट अनदर रिन्यूएबल एनर्जी, अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। थर्ड आया है डायरेक्टली 20 नंबर में पूछ लिया, हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स लेड डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हार्नेस इट। तो अगर आप सवालों का नेचर देखोगे तो एज इट इज आपका सिलेबस में है। जैसे हमारा जो एचपी जीके के मेंस का जो कोर्स है, जो टोटल जीएस 1 2 3 मेंस का कोर्स है, उसमें हमने एनर्जी जो जनरली कोई कवर नहीं करता, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर हमने रैंक लानी है तो मैंने आपको कल भी बोला था कि जीएस 3 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो शायद उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर रिवॉर्डिंग के टर्म्स में देखा जाए तो वेटेज बहुत ज्यादा है। तो अगर इन टॉपिक को हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हम एक अच्छी रैंक को सिक्योर कर लेते हैं और स्मार्टली सिक्योर कर लेते हैं। ऑलराइट, चलो मूविंग एट टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, 4 नंबर का सवाल है। अगर आपको देख के समझना पड़ेगा ये जो सोलर एनर्जी की बातें अगर हो रही हैं तो सोलर एनर्जी का क्वेश्चन आज क्यों आया, आज से 10 साल 20 साल पहले ये क्यों नहीं डिमांड में था। तो आप समझो कि कुछ तो ऐसी गतिविधियां घटित हुई होंगी कि सोलर एनर्जी अचानक से, या मैं बोलूं अनकन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी अचानक से चर्चाओं का एक विषय बन चुका है। तो सोलर एनर्जी को जब हम इस क्वेश्चन को, चाहे 4 नंबर का है, अगर इसको अप्रोच करेंगे तो 2 लाइन में इसका इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है कि भाई सोलर एनर्जी इंडिया की एक डिमांड है। जैसे इसके कीवर्ड्स क्या हैं, इंडिया की एक डिमांड है जिसके अंदर क्लीन, रिन्यूएबल एंड इंडिजिनस, सी दी वर्ड इंडिजिनस, ये मैंने जानबूझ के डाला है। आज की डेट में सरकार को इंडिजिनस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। इंडिजिनस का मतलब है जो उसका स्रोत देश के अंदर ही हो, ताकि आपकी निर्भरता फॉरेन कंट्रीज के ऊपर मिनिमम होनी चाहिए एनर्जी को लेके, क्योंकि कभी भी वॉर होंगे तो उस वॉर के तहत आपकी एनर्जी की लेन्स को सिक्योर करना बहुत कठिन होता है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की वजह से चाइना की गर्दन हमारे हाथ में है, जिससे चाइना थोड़ा सा बचता है पंगा लेने से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना की मैक्सिमम एनर्जी की लेन्स की सप्लाई वहीं से ही जाती है। तो इसलिए इंडिया की भी अगर निर्भरता फॉरेन राष्ट्र के ऊपर एनर्जी को लेकर रहेगी तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी सॉवरन नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से जैसे यूएस ने सैंक्शन लगाए ईरान के ऊपर और उन सारी कंट्रीज को मना किया, सारी कंट्री जो यूएस के ग्रुप वाली कंट्रीज उनको मना किया कि ईरान से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, और इंडिया को ईरान से ऑयल परचेज ना ही करना पड़ा, बल्कि ईरान इज द लार्जेस्ट ऑयल पार्टनर ऑफ इंडिया। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए हम एनर्जी को चाहते हैं वो इंडिजिनस रहे ताकि हमारी सॉवरेनिटी मेंटेन रहे।
ऑलराइट, तो इसलिए हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, हमें लगातार रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए और हमें अपनी एनर्जी चाहिए। इसलिए आज हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल नेशन। ये इसका एडवांटेज भी है जो थोड़ा इसमें मिस हो गया। अगर इसका फिफ्थ एडवांटेज लिखेंगे तो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल नेशन जहां पे सोलर एनर्जी अबंडेंट है, तो हम सोलर एनर्जी को हार्नेस जरूर करेंगे। अगर इसके एडवांटेजेस देखोगे तो आप बोलोगे आज ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, क्लाइमेट चेंज का दौर है, तो सोलर एनर्जी जैसी ग्रीन और क्लीन एनर्जी तो मिल ही नहीं सकती। तो बहुत अच्छा एडवांटेज है। दूसरा, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात है, जहां हमारी लगातार अर्बनाइजेशन की वजह से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको एनर्जी भी लगातार प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। उसी वजह से सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल है जो कभी खत्म नहीं होगा। तभी जो कभी खत्म नहीं होगा वही पेरेनियल है, वही शाश्वत है और वही सस्टेन करेगा। तो इसलिए ये शाश्वत सोर्स ऑफ एनर्जी है। नंबर थर्ड, हिंदुस्तान जैसे कंट्री में अगर इंडिया की शक्ल बनाएंगे तो हमारा कोयला इतनी सी जगह पे लिमिटेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, तो यहीं पे ही अगर एनटीपीसी का प्लांट लगा के पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी एनर्जी, तो एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में। तो इसलिए अगर इंडिया के अंदर कोने कोने में, हिमाचल का एग्जाम्पल ले लो, उत्तराखंड का, जेएनके का, नॉर्थ ईस्ट का, इन जगहों पर एनर्जी पहुंचानी है जहां पेट्रोलियम, जहां कोयले का स्रोत नहीं है, तो ये बेचारे प्रदेश किस प्रकार से अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करेंगे। तो इसलिए फॉर दीज पर्टिकुलर स्टेट्स वी नीड, सी द वर्ड, डिसेंट्रलाइज सोर्स ऑफ एनर्जी। डिसेंट्रलाइज मींस जो एक जगह से सारी एनर्जी ना सप्लाई हो रही हो, तो सोलर एनर्जी आपको डिसेंट्रलाइज कर देता है। लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसे बैकवर्ड इलाके में, जहां नॉट बैकवर्ड, रिमोट इलाके के अंदर एनर्जी को पहुंचाना बहुत कठिन टास्क है, गांव गांव में एनर्जी पहुंचाना बहुत कठिन है। तो हमारी निर्भरता यदि सोलर एनर्जी पर होगी तो बेहतर होगा, लोग घरों में बिजली बना लेंगे। ऑलराइट, तो एडवांटेज है। तो इस प्रकार की नई बातें हमने लिखनी है जो कन्वेंशनल नहीं है। ऑलराइट, तो ये डिसेंट्रलाइज एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स ऑफ एनर्जी भी कंसीडर्ड किया जाता है। लास्ट पार्ट में आप लिखोगे कि ये एनर्जी सिक्योरिटी में भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी की डिमांड को डाइवर्सिफाई कर रहा है। हमारा एनर्जी के ऊपर निर्भरता केवल कोयले के ऊपर नहीं है, तो हमें अपनी एनर्जी बास्केट, सीधी वर्ड, एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। तो ये डिमांड थी। 4 नंबर का सवाल है, अगर 8 नंबर में आ गया, कंक्लूड करो इसको। आप कंक्लूजन में लिखो कि हिंदुस्तान इस टाइम पे सोलर एनर्जी की कितनी प्रोडक्शन है। ठीक है, ये आपने लिखना है, मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है जो टेलीग्राम पे शेयर होंगे, कि 44 गीगावाट ऑफ एनर्जी इज मेगावाट ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दीज सोलर पावर प्लांट्स। ऑलराइट, दूसरा है पोटेंशियल कितना है अंडर नेशनल सोलर मिशन और जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंदर हमने 100 गीगावाट का टारगेट लेके चले हैं, तो ये भी बात हम लोग लिखेंगे। Alright, so this was all about solar energy. Now moving ahead to the very next question of the day, describe the potential and limitation of hydropower. See, again hydropower, renewable and unconventional source of energy, potential and limitation. तो अगर इसको भी इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी के सबके सेम रहेंगे। आप बोलोगे क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा इंट्रो बना के दे रखा है, हर जगह वो इंट्रोडक्शन काम आएगा। क्योंकि आपका मैक्सिमम 2 सवाल आएंगे, तो 2 सवाल में ऑलमोस्ट ओरिएंटेशन सेम होगी, सेम इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट उसके आसपास चल सकता है। नींव को समझिए इंट्रोडक्शन की। आप बोलेंगे कि भाई आज की डेट में आप हाइड्रो की बात क्यों कर रहे हो? वही जो पुराने लेक्चर में, पुराने क्वेश्चन में किया, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी डिमांड को डाइवर्सिफाई करना था, इंडिजिनस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए था, इसलिए हम हाइड्रो पावर पे निर्भर कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया में पोटेंशियल क्या है? बहुत पोटेंशियल है। इंडिया इज द लैंड ऑफ रिवर्स, जहां पे हिमालयन की पेरिनियल रिवर है, तो साउथ इंडिया की मॉनसूनल फेड रिवर है, तो पोटेंशियल जबरदस्त है। हाइड्रो पावर के लिए नदियां चाहिए और स्लोप चाहिए, वो दोनों ही है। साउथ में वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ में हिमालयाज हैं, तो पोटेंशियल अबंडेंट है। पूरे हिमालयन स्टेट, चाहे वो वेस्टर्न है और चाहे ईस्टर्न है, जबरदस्त पोटेंशियल है। एग्जांपल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, ये एनर्जी सरप्लस स्टेट है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और बाहर के राज्यों को भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम एनर्जी को बेचते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से अबंडेंट सप्लाई है हाइड्रो की, तो ये हमारा पोटेंशियल है। फिर डेटा कोट करिए, ठीक है? तो डेटा में आप क्या लिखेंगे? डेटा में आप लिखिए कि भाई अभी हमारा हाइड्रो पोटेंशियल जो है 140 हाइड्रो पोटेंशियल 46 गीगावाट का है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो 147 गीगावाट का है, तो हम बढ़ा सकते हैं। पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो पोटेंशियल है वो भी अनटैप्ड है, तो उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो ये पोटेंशियल है। दूसरा,
लिमिटेशन क्या फेस हो रही है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। आजकल बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हाइड्रो पावर पोटेंशियल को लेके, क्योंकि यूएसए हैज पंचर्ड मोर देन 150 डैम्स। हाइड्रो पावर, इतने बड़े बड़े डैम्स यूएसए आज पंचर्ड कर रहा है, और हम आज हाइड्रो की बातें क्यों कर रहे हैं? तो आप लिखिए, हाइड्रो पावर के सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आज की डेट में जो लैंड एक्वायर है वहां पे विलेज हैं, ट्राइबल के इतने सारे मुद्दे हुए थे, वहां पे विलेज को एक्वायर करना और वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाना कठिन टास्क है। दूसरा पार्ट, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की सोशल एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जाए, ठीक है, तो इसलिए देखो आप टेक्निकल वर्ड्स के साथ प्ले करना है, सोशल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जाएगी तो कॉस्टिंग बहुत हाई निकलती है कि एनवायरमेंट पे उसके इतने हाई रिपरकशन है, इकोलॉजिकल बैलेंसेस खराब होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट की सबमर्जेंस होती है, मिथेन का रिलीज है, तो पूरे इकोसिस्टम खराब होते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसलिए इसकी लिमिटेशन भी है। तीसरा, कॉस्टिंग बहुत हाई आती है, 20-20 साल का जेस्टेशन पीरियड है, 20-25 साल में बड़े बड़े टिहरी जैसे, भाखड़ा नंगल जैसे, हीराकुंड जैसे प्रोजेक्ट को बनने में 20-25 साल लग जाते हैं, तो इतने बड़ा जेस्टेशन पीरियड है। तो ये सारे इसके लिमिटेशन के पार्ट में भी आते हैं, और भी हैं, हम इतना ही लिखेंगे। फिर आप लिखोगे कि इन लिमिटेशंस को कंक्लूड करना है, क्योंकि प्रॉब्लम पूछी है, लिमिटेशन पूछी है, कंक्लूजन देना जरूरी है, सॉल्यूशन देना जरूरी है। तो बोलिए, आज का जो समय है, आज लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का समय नहीं है। आज का डेट में हाइड्रो को रिन्यूएबल माना जाता है, क्योंकि स्मॉल हाइड्रो प्लांट लगाए जा सकते हैं, एसएचई बोला जाता है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स, जिनको 25 गीगावाट के मेगावाट के अंदर ही रखा जाता है। ये छोटे प्लांट्स का एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट कम होता है, सोशल इंपैक्ट कम होता है, जेस्टेशन पीरियड कम होता है, और ये अगर हाई, जैसे एक लिमिटेशन ये भी है कि जितनी जगह भी आपकी स्लोप्स हैं, पर्टिकुलरली हिमालयाज के अंदर, वो सारे हाई सिस्मिसिटी जोन 5 के अंदर, 4 के अंदर आते हैं। अगर अर्थक्वेक आएगा तो बड़े बड़े डैम, टिहरी, भाखड़ा नंगल, ऑल्दो हम बोलते हैं ये 9 रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक बियर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये डैम का फेलियर हो गया, आप समझिए आपके 2-3 स्टेट तबाह हो जाएंगे, इतनी भारी फ्लडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मींस की लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। हम उन एरियाज में हाइड्रो प्लांट बना रहे हैं जिनकी हाई सिस्मिसिटी है, तो इसलिए स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एसएचई को बनाएंगे तो वहां पे इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटे छोटे डैम्स होते हैं। ऑलराइट, तो कंक्लूजन भी देंगे, अगर कहीं पे चैलेंजेस और लिमिटेशन पूछिए, कंक्लूजन देना बहुत अनिवार्य होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता था। चलो, मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज द क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज laid down with the government of India to harness it। तो फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी है, सेम इंट्रोडक्शन। आज को रिन्यूएबल की बात करी है, 20 साल 25 साल पहले क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको ग्रीन एनर्जी चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी चाहिए, आपको लगातार रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की आज हम बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या है हिंदुस्तान में? बोलो, रिन्यूएबल एनर्जी को पहले आइडेंटिफाई करो। रिन्यूएबल एनर्जी विंड है, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बायोफ्यूल्स हैं, जिसको 4 पार्ट में हम रिन्यूएबल एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं। टाइडल एनर्जी इज वन ऑफ अनदर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके कुछ पोटेंशियल आइडेंटिफाई किए हैं, साथ में टारगेट भी रखे हैं, वो टारगेट भी कोट कर दो। नेशनल सोलर मिशन में है, नेशनल विंड एनर्जी मिशन के अंदर अलग टारगेट है, तो अलग अलग टारगेट गवर्नमेंट ने अपने लिए ले डाउन किए हैं। टोटल टारगेट 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का गवर्नमेंट ने अपने लिए सेट किया हुआ है। ऑलराइट, जिसको लगातार गवर्नमेंट बढ़ा भी रही है, अब 350 कर दिया। तो इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स और पोटेंशियल को आप लोग डिस्कस कीजिए। पोटेंशियल एक एक रिसोर्स वाइज करोगे, 20 नंबर का सवाल है। आप जब नेशनल सोलर मिशन या सोलर एनर्जी की बात करोगे तो नेशनल सोलर मिशन की बात करोगे, डेटा कोड करोगे, और वहां पे उसके पोटेंशियल, पर्टिकुलरली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले पोटेंशियल अलग बताओगे, आप सोलर एनर्जी के पोटेंशियल वाले एरियाज अलग बताओगे, विंड एनर्जी के एरियाज अलग बताओगे, और बड़े बड़े सोलर प्लांट हिंदुस्तान में जो बने हैं, विंड पावर प्लांट जो सबसे बड़ा आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन एरियाज में बनने शुरू हो गए, उनके बारे में बताना शुरू करोगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने कोट करने हैं एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है, इन डेप्थ और वाइड नॉलेज की जरूरत है। फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे प्रोग्राम्स बताएंगे। जब एक एक सोर्स को बताओगे, वहां पर भी प्रोग्राम कोड कर सकते हो, या लास्ट में अलग से आप इंडिया के अलग अलग प्रोग्राम्स बता सकते हो जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं। सबसे पहला तो यही बताओगे, इंडिया ने एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बनाया,
कि इतना इंपॉर्टेंट था न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बनाया। तो इस तरह से हम शुरू करते हुए अलग अलग पॉलिसीज की बात करेंगे। ऑलराइट, तो दिस वाज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। लास्ट में कंक्लूजन है, 20 नंबर का सवाल है। आप पॉजिटिव नोट को स्ट्राइक करोगे और आप बोलोगे कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी इज द एनर्जी फॉर फ्यूचर, एंड इंडिया को अगर अपनी एनर्जी बास्केट को, वही जो बात पहले मैंने बोली थी, डाइवर्सिफाई करना है, सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए, इंडिजिनस एनर्जी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो अपनी ही एनर्जी बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो दिस वाज द फोर्थ क्लास विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ज्योग्राफी। टुमारो इज अवर लास्ट क्लास इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी में एक पार्ट है एग्रीकल्चर, जो GS3 का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें मैंने बताया हर साल 3 से 4 सवाल वेरी करते हैं, 3 से 4 सवाल हर साल आ रहे हैं। तो पिछले 4 सालों में आई गेस 15 सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी हम लोग कल कवर करेंगे। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।